लेकिन जो घटना हुई है वो बहुत बड़ी घटना है और मैंने कमिश्नर साहब को खुले तौर पर छानबीन करने के आदेश दे दिए। किस घटना की छानबीन के आदेश दिए हैं आपने? मीनाक्षी और आदित्य की जहां शादी हो रही थी वहीं मीनाक्षी को गोली मार दी गई। बोल क्यों मारा तूने उस लड़की को? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे नहीं मालूम था कि वो पूर्व वित्त मंत्री की बेटी है। तो वहां आदित्य को मारने गया था। मीडिया का एक इशारा तो आपकी ओर भी है कि कहीं इस राजनीतिक गठजोड़ के लिए इस साजिश में कहीं आपका हाथ तो नहीं? क्या एक लड़की को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक नहीं है? क्या एक लड़की किसी को प्यार नहीं कर सकती या अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकती? इतनी सुंदर लग रही मेरी बिटिया। मैं जानती हूँ कि आज मेरी शादी है। मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन है। आदित्य के साथ मेरी शादी होने वाली है। लेकिन पता नहीं क्यों मन घबरा सा रहा है। माँ जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज, दरवाजा खोलिए। माँ जी दरवाजा खोलिए। तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मुझे अकेले रहना है। माँ जी बाहर लोग जमा हो चुके हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना है। जाओ यहाँ से। माँ जी देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाहर लोग जमा हो चुके हैं। क्या आप मीनाक्षी के अंतिम दर्शन नहीं करेंगी? माँ जी हिम्मत से काम लीजिए। इस हादसे ने हम सबको दुखी किया है। संभालिए खुद को। राजवीर के पापा खुद को जल्द संभाल लेंगे, लेकिन क्योंकि वो एक राजनीतिक है। लेकिन मैं उनकी जैसी राजनीतिक नहीं हूं। मैं अपनी बेटी की मौत को कभी नहीं भूल सकती, पल के लिए भी नहीं। एक पल के लिए भी नहीं। माँ जी भूल तो हम भी नहीं सकते, लेकिन इस तरह से रो रो कर अपनी जान देने से मीनाक्षी वापस तो नहीं आ जाएगी ना। माँ जी अभी तो हमें सिर्फ यही बात सोचनी है कि अंतिम जिम्मेदारियों को निभाना है। दिल पर पत्थर रखकर ही सही, लेकिन अंतिम संस्कार का कार्यक्रम तो करना ही पड़ेगा। माँ जी संभालिए खुद को। आइए माँ जी।
इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि थोड़ी देर पहले ही मीनाक्षी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वो मीनाक्षी जिसकी आज शादी हुई थी, पूर्व वित्त मंत्री और मीनाक्षी के पिता बलदेव सिंह उसी मीनाक्षी की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ विश्वनाथ आचार्य के बेटे योगेश के साथ करना चाहते थे। मीनाक्षी की ये जो हत्या हुई है, इसे क्या नाम देना चाहिए? कहीं ये भी ऑनर किलिंग का दूसरा रूप तो नहीं? जब तक पुलिस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती, कुछ भी कहना मुश्किल होगा। पुलिस छानबीन कर रही है। ये मीडिया जो सवाल उठा रही है, आपको क्या लगता है कि सचमुच मीनाक्षी की हत्या किसी साजिश का नतीजा है? अपनी तरफ से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है ये कोई सीधी बात नहीं है। उस कातिल का जो बयान सामने आया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं उसे जानती हूँ शांतिलाल जी, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका नाम सूर्या केवट है। एक जमाने में वो बलदेव सिंह के बहुत करीब हुआ करता था। बलदेव सिंह के एक इशारे पर वो कुछ भी करने को हरदम तैयार रहता था। धीरे धीरे बलदेव सिंह राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और सूर्या केवट अपनी गुंडागर्दी की वजह से बदनामी की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई। मुझे यह भी पता है कि सूर्या केवट राजनीति में आना चाहता था, लेकिन गुंडागर्दी का ठप्पा एक बार लगा तो वो आज तक गुंडागर्दी में ही लगा हुआ है। तो क्या पुलिस इस तथ्य के आधार पर छानबीन करेगी कि वो खुद ही कह रहा था कि वो आदित्य से बदला लेना चाहता था, यानी कि वो मारना ही आदित्य को चाहता था? ये वहां पे मौजूद मीडिया, वहां पे खड़े लोग और ब्यूटी पार्लर से आई हुई लड़कियों ने जो बयान दिया है, हाँ, उन लोगों ने भी यही बयान दिया है कि मीनाक्षी अचानक आदित्य के सामने आ गई और उसे गोली लग गई। और पुलिस भी इसी नतीजे पर पहुंची है कि सूर्या केवट आदित्य को ही मारना चाहता था। मेरा सवाल भी तो यही है कि बलदेव सिंह ने सूर्या केवट से अपने पुराने रिश्ते का फायदा उठाकर तो ये काम नहीं करवाया। क्योंकि आदित्य की वजह से आचार्य जी से रिश्ते टूटने वाले थे और बलदेव सिंह की राजनीतिक पारी लड़खड़ा जाती। हो सकता है इसी वजह से वो आदित्य को अपने रास्ते से हटवाना चाहते हो। जहां बलदेव सिंह जैसा राजनीतिज्ञ हो, वहां किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या पुलिस इस सच्चाई तक पहुंच पाएगी? मीनाक्षी की मौत का दुख तो मुझे भी, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब सुंदरपुर की टिकट तो पक्की है। प्यार में कोई अपनी खुशी के लिए नहीं मरता है आदित्य, एक दूसरे की खुशी के लिए मरते हैं और उसे ही प्यार कहते हैं। लेकिन तुझे अपनी रिपोर्टिंग की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आदित्य, ये क्या हो गया हमारे? मैं मीनाक्षी के बिना नहीं जी सकता। अब तक इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मीनाक्षी की मौत का कौन जिम्मेदार है। वरना मैंने भी मीनाक्षी के साथ मौत को गले लगा लिया। नहीं बेटा, जिंदगी से निराश नहीं होते। मीनाक्षी के साथ जो हुआ उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता बाजी।
इसकी कल्पना तो कोई भी नहीं कर सकता है आदित्य। लेकिन प्रदीप जी, शायद मीनाक्षी को आभास होने लगा था। क्या? हाँ बेटा, शायद उसे आभास होने लगा था। जाने क्यों दिल घबरा सा रहा है। मैं जानती हूँ कि आज मेरी शादी है, मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन है। आदित्य के साथ मेरी शादी होने वाली है, लेकिन पता नहीं क्यों मन घबरा सा रहा है। हाँ, उसे आभास होने लगा था, शायद मैं ही समझ नहीं पाई। मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद उसके दिल में उसके पापा का डर बैठ गया है, इसलिए वो ऐसे कह रही थी। अब तो बस भूलने की कोशिश की जा सकती है। आप भूलने की बात कर रहे हैं प्रदीप। मीनाक्षी के बिना तो एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। जिंदगी बोझ सी लगने लगी है। पता नहीं ये बोझ उठाया जाएगा या नहीं। नहीं आदित्य, मीनाक्षी के बिना जीने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता माँ जी। मेरी जिंदगी थी, उसके बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जिंदगी हमें ऊपर वाले ने दी है। जिंदगी को ठोकर मारकर हम ऊपर वाले का अपमान नहीं कर सकते। मैं तुमसे मिलने इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मीनाक्षी से कितना प्यार करते थे। उसके जाने के बाद तुम कहीं ऐसा वैसा कदम तो नहीं उठाओगे। आदित्य, मुझे वचन दो बेटा, जो जिंदगी मिली है तुम उसे पूरी तरह से जियोगे। वचन दो। जी बाजी। आदित्य, संभालो अपना। लेकिन ये घटना उस दिन हुई जिस दिन आप लोगों के खिलाफ जाकर आपकी बेटी ने आदित्य से शादी की थी। ना आचार्य जी इस बात को बर्दाश्त कर सकते थे और ना आप। इसलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि आदित्य पर हमले की वजह कहीं ये तो नहीं। जिंदगी का भंवर है। मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि जनता के सामने मैं अपनी बात रख सकूं। जिस दुख से हम लोग गुजर रहे हैं उससे तो हम निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी अब वापस नहीं आ सकती। हम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जनता के बीच जो हमारी छवि खराब की जा रही है, इसलिए हमें सामने आना पड़ा। यही हमारी राजनीति की विडंबना है। मैंने अपनी बेटी खोई है और राजनीतिक तौर पर मुझे ही निशाना बनाया जा रहा है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मीडिया में चर्चा हो रही है। क्या राजनीति में होने का यही मतलब कि विरोधी किसी अपने के गम में आंसू बहाने का भी मौका न दे?
आपकी बेटी के साथ जो हादसा हुआ उस बारे में आप क्या कहेंगे? सूर्य केवट ने जो बयान दिया क्या वो सच है? देखिए, ये पता करना और जनता को बताना पुलिस का काम है। ये पुलिस ही समझ सकती है कि सच्चाई क्या है, लेकिन उसके बयान में सच्चाई है, क्योंकि मेरी बेटी की उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। और मैं तो ये कहता हूं कि मेरी बेटी किसी की दुश्मन नहीं थी। यानी कि आपका कहना भी यही है कि सूर्या केवट आदित्य को मारना चाहता था और गलती से आपकी बेटी मारी गई? देखिए, संभावना तो इसी बात की है। सवाल ये भी है, सूर्य केवट की अपनी दुश्मनी की वजह से आदित्य को मारना चाहता था, क्या वो सिर्फ एक बहाना था? इस बात का जवाब आपको पुलिस से पूछना चाहिए। वो जो भी है पुलिस कस्टडी में है, पुलिस ही इसका जवाब दे सकती है। उससे सच्चाई उगलवाना तो पुलिस का काम है ना। लेकिन ये घटना उस दिन हुई जिस दिन आप लोगों के खिलाफ जाकर आपकी बेटी ने आदित्य से शादी की थी। ना आचार्य जी इस बात को बर्दाश्त कर सकते थे और ना आप। इसलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि आदित्य पर हमले की वजह कहीं ये तो नहीं? आप लोग जानते हैं कि मैं जवाब दूंगा तो क्या जवाब दूंगा। इन सारे सवालों का जवाब पुलिस ही ठीक ठीक दे सकती है। मैं तो अब भी जनता से यह कहना चाहता हूं कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी बेटी आदित्य को पसंद करती। अगर पता होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं अपनी बेटी की सगाई आचार्य जी के बेटे के साथ हरगिज नहीं करता, क्योंकि मैं लड़कियों की आजादी का दुश्मन नहीं हूं। मैं तो खुद लड़कियों की आजादी के लिए वकालत करता हूं। उनको आजादी मिलनी चाहिए। उन्हें समान धारा में लाने के लिए आजादी देना बहुत जरूरी है। मैं नारी सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ता रहा, फिर अपनी बेटी के साथ अन्याय क्यों करूंगा? ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ? लेकिन सच तो यह है कि मुझे कुछ मालूम नहीं। चर्चा इस बात की भी है, राजनीति में आपने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आप आचार्य जी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब तो इस बात की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। क्या आपको दोबारा जनता जनार्दन पार्टी में लिया जा सकता है? देखिए, मैं कभी किसी पार्टी का मोहताज नहीं रहा हूं। मैंने अपनी राजनीति खुद की है। तो अब आप क्या करेंगे? जो रास्ते बन रहे थे वो अब बिगड़ चुके हैं। राजनीति में आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मेरा अगला कदम यह है कि मैं एक पार्टी बनाऊंगा। उसका जल्दी ही गठन होगा और उसकी सारी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। धन्यवाद। इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं रजनी जी? मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है वो वादा जरूर निभाएंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन वो आचार्य जी को इस बात के लिए मना पाते हैं या नहीं, ये देखना है। नमस्कार मुख्यमंत्री। नमस्कार, बैठिए। मैंने आचार्य जी से बात कर ली। पहले तो आचार्य जी आप पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं थे। 8,000 करोड़ की जो बात सामने आई, उसकी वजह से बहुत सारे विधायक मुझसे रुष्ट, खफा हैं। सच तो ये है मुख्यमंत्री जी कि आचार्य जी आपसे रुष्ट थे। जिंदगी का भंवर है। लेकिन जब उन्होंने मेरा इरादा देखा तो उन्हें मानना ही पड़ा। क्या सच? बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।
लेकिन मैंने अगर एक बार वादा कर लिया तो फिर पीछे नहीं हटता। अब ये बात तय है कि सुंदरपुर की सीट से चुनाव आप ही लड़ रही हैं और जीत भी आप ही की होगी। मुख्यमंत्री जी ने तो अपना वादा और अपनी वफादारी दिखा दी, और आगे आपको अपनी वफादारी साबित करनी है कि आप मुख्यमंत्री जी के साथ कितनी वफादार हैं। एक बार विश्वास करके तो देखिए। अपनी ये बात याद रखिएगा रजनी। मुझे अपनी ये बात भी याद रहेगी और आपका ये एहसान है। और क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी? हाँ, आचार्य जी बता रहे थे कि 8,000 करोड़ की जो बात सामने आई है उसकी वजह से बहुत सारे विधायक मुझसे रुष्ट हैं, खफा हैं। सच तो ये है मुख्यमंत्री जी कि आचार्य जी आपसे रुष्ट थे। हाँ, मैं जानता हूं लल्ला। इसीलिए तो वो बलदेव सिंह का हाथ थामना चाहते थे, लेकिन अब हाथ और साथ दोनों छूट चुके हैं। और मैं उनसे मिलना भी इसीलिए चाहता था कि जो भी गिले शिकवे हैं वो मैं दूर कर सकूं। लेकिन वो तो पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर वो चाहें तो विधायकों को समझा सकते हैं। हाँ, देखिए, उन्होंने कहा तो है कि विधायकों को मनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आप आज ही पार्टी ऑफिस जाकर आचार्य जी से मिल लीजिएगा। आपको पार्टी की मेंबरशिप भी मिल जाएगी और पार्टी का टिकट भी। ठीक है, मैं उनसे जाकर मिलती हूँ। नमस्कार। अरे लल्लन, जरा टीवी तो चालू करो। बलदेव सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जरा देखें उन्होंने क्या क्या कहा है। फैसला लेना मुझे भी आता है। अब तो ऐसा लग रहा है फैसला लेना बहुत जरूरी है। तुम्हें इस घर में रहकर चलना तो मेरे हिसाब से ही पड़ेगा। अगर आप मुझे वापस आने के लिए कह रहे हैं तो मैं वापस नहीं आऊंगी। नहीं मैडम, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप वहाँ वापस जाइए। बस हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। भटकना तो पड़ेगा प्रदीप जी, जब तक कोई ठिकाना न मिले